ठीक है। अब मेथड क्या है, अपन ने तो पढ़ लिया, ये एम एम थे, करेंगे कैसा, डीएनए निकाला, इतना आसानी के बाद डीएनए निकालो, दियो डाल दी, ऐसा है क्या? गन्ने का रस है क्या अपना, गन्ना डाल दिया उधर से रस निकल रहा है, ऐसा तो ये काम है ना। तो मेथडोलॉजी, कुछ करने के तरीके होंगे ना। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर मेथड्स, हाँ, द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस, दो अप्रोच हासिल करने दो। जैसे गन्ने का रस बना रहे हैं, तो गन्ने का रस बनाने का क्या तरीका है, दो। एक तो क्या करो तुम, गन्ने के पहले छोटे छोटे टुकड़े करो, उनका रास्ते निकालो, उसमें जो जो होना तुम्हारे को उसका निकालो, या फिर पूरा गन्ना डाल दो साबित, पूरे के पूरे गन्ने का रस निकल गया उधर से। बस समझ में आ रही है ना? ऐसा सेविंग भी नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करनी है, सेविंग भी नहीं करने कुछ, बस देखो पूरा साबित गन्ना डाल दी, पूरे के पूरे गन्ने का रस निकाल दी, या फिर तुमको पूरे गन्ने का होना नहीं था, एक आधे टुकड़े का होना था, एक गिलास ही बनाने का, तो उतना ही निकालो। तो ऐसी दो टेक्निक है। यानी एक टेक्निक में क्या करते हैं अपन, पूरे के पूरे डीएनए को वो करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, यानी पूरे डीएनए की सीक्वेंस मालूम करते हैं। जो दो टेक्निक जो है ना इसमें से, एक में क्या करते हैं पूरे डीएनए की सीक्वेंस मालूम करते हैं, एक में क्या करते हैं हाँ सिर्फ जीन की मालूम करते हैं, जो जीन वाले जो इंपॉर्टेंट डीएनए के सेगमेंट है उसी की मालूम करते हैं, सबकी नहीं करते, जो प्रोटीन बनाते हैं जो आरएनए बनाते हैं उनकी करते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रही? हाँ सुनो जरा, द मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व, तो दो बोला उसे, क्या क्या, एक तो पूरे डीएनए कर लेना है या फिर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस एज आरएनए। बोला देखो, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ इस साल की एग्जाम, याद रखना। जीन की डेफिनेशन क्या बोला था, जो हाँ जीन ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या बनाता है, इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाता है और डायरेक्टली आरएनए जीन बोला था ना। अगर सबसे बेसिक डिफरेंस क्या बोला था, ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। फिर वो प्रोटीन बनाएगा नहीं बनाएगा वो अलग बात होगी। जो प्रोटीन बनाता है वो सिस्ट्रॉन, लेकिन जो आरएनए भी बना लेता है वो जीन। वो अपने देखो, हाँ अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हुआ मेरा कि वन अप्रोच फोकस ऑन द, जो पहला तरीका है उसमें क्या होते हैं, जितना जो जीन है वो उतने को कर रहे हैं। तो जीन क्या है, जो आरएनए बनाता है, तो ये आरएनए के बदले प्रोटीन देता, मैंने प्रोटीन पर टिक कर दिया था। उसने क्या दिया था देखो, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स, वो सारे जीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, दैट एक्सप्रेस एज प्रोटीन नहीं। मैंने क्या कर दिया था, दैट एक्सप्रेस एज प्रोटीन। तो भाई अपने मैंने सोचा कि भाई जिसमें जो प्रोटीन बना था वही अपने काम का है, तो फिर उसी को करता हूँ करके, तो इतने बार पे घुमा दिया इतने बात। तो तुम अब ये पूछा भाई, ये साल का तुम्हारे करता है, ये डबल पूछ जरूरी नहीं। प्रोटीन दिया था तुमने, प्रोटीन समझ के। हाँ तो क्यों नहीं, देखो लाइन दे देंगे पूरी तुम्हारी, जैसे इस साल उसने ऐसा दिया था, अगले साल अगर पूछा होगा, क्योंकि ये दो डेफिनेशन से 3-4 मरतबा सवाल आ गए। जो डेफिनेशन है ना, दो टेक्निक, पहले ये जिसमें अपन सिर्फ जो जीन है जो आरएनए के तौर पे एक्सप्रेस करती है, प्रोटीन के तौर पे नहीं, प्रोटीन बनाती नहीं बनाती अपने में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आरएनए तो बनाना ही चाहिए उसमें, है ना। फिर बाद में प्रोटीन बनाएंगी नहीं बनाएंगी उसका अपने को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एटलीस्ट आरएनए तो बनाना चाहिए। वो भी डेफिनेशन में ऐसी से। हाँ, तो ज़रूरी नहीं कि भाई यही पूछेगा वही सवाल रिपीट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता, डेफिनेशन डबल आ सकती है, ऐसा तो हो सकता है ना। समझ रहा है? चलो, तो बात समझ में आ गई तुम्हारी। तो हमको क्या करना है, उसी जीन को टारगेट करना है जो आरएनए बनाती है। अब आरएनए बनाती तो प्रोटीन बना भी सकती नहीं बना सकती, तो यानी हर जीन को टारगेट करना है, पूरा डीएनए को। हाँ पूरे डीएनए को नहीं करना है, पूरा डीएनए तो आरएनए नहीं बनाता ना, डीएनए के कुछ सेगमेंट ही तो आरएनए बनाते ना, दूसरे इसमें पूरे इसको करना। हाँ यानी वो तुम कंफ्यूज इतना ही कर सकता कि पूरी डेफिनेशन सही देगा, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, ये बात सही है कि ऑल द जीन्स को करता, लेकिन दैट एक्सप्रेस प्रोटीन नहीं, दैट एक्सप्रेस आरएनए, नहीं हर वो जीन जो आरएनए बनाती है, और हर जीन आरएनए बना दीजिए, हर वो जीन जो आरएनए बनाती है, तो उसको क्या करना है अपने को, बोलो उसको एक्सप्रेस करना है, बस उसको करने का, पूरा डीएनए नहीं करना है, जो कुछ नहीं बनाता उसको भी कर लिए, नहीं, ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो मिनिमम आरएनए बनाए उसको एक्सप्रेस करना है। दो बोले थे ना, तो अप्रोच बोले थे ना, तो पहला तो हो गया, पहले ये थे ना। हाँ बिल्कुल, दूसरा मतलब पूरे डीएनए को लेंगे। हाँ बिल्कुल, दूसरा पूरा डीएनए, यहाँ पर मतलब कुछ सीक्वेंस को देखना। हाँ यानी यहाँ पर उसी सीक्वेंस को कर रहे हैं अपन जो आरएनए बनाते हैं, मतलब जीन की डेफिनेशन हो गई। बिल्कुल, ये जीन की भी डेफिनेशन होगी और इस प्रोसेस का भी अंदर हो गया कि हम उसी सीक्वेंस को वो बनाएंगे जो आरएनए बनाते हैं, उसी सीक्वेंस को क्या करेंगे अपन, सॉरी उसी सेगमेंट को डीएनए के सीक्वेंस करेंगे जो आरएनए बनाता है, याद रखना, उसी डीएनए के सेगमेंट जीन को एक्सप्रेस करेंगे या फिर सीक्वेंस करेंगे जो क्या करता है, बोलो आरएनए बनाता है। तो अपन ने क्या करें, डीएनए में से जितने भी ऐसे सेगमेंट थे जो आरएनए बनाते थे उसको सीक्वेंस करें, उनकी सीक्वेंस मालूम करें। फिलहाल इस बात का कंफ्यूज हो रहे कि तुम इस बात में नहीं कंफ्यूज हो रहे क्या? देखो मैंने क्या बोला, देखो ये डीएनए अपना, चलो ये डीएनए अपना पूरा, ठीक है, ये पूरा डीएनए, अभी पूरा डीएनए,
अब मान के चलो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का एक आरएनए बनाता है, हाँ ये भी आरएनए बनाता है, ये भी आरएनए बनाता है और ये भी आरएनए बनाता है। इतने पार्ट। अभी बीच के जो हिस्से बनाए मैंने वो आरएनए बनाते क्या? नहीं नहीं। ये जो हिस्से बनाए ना बीच के, देखो ये वाले, ये आरएनए बनाते क्या बोलो? ये वाला नहीं बनाते। इससे दिख रहा ना? चलो ये नहीं बना। चलो ये वाला पार्ट आरएनए बनाता? नहीं। ये वाला बनाता? नहीं। ये वाला बनाता? नहीं। और ये बनाता क्या? नहीं। और ये भी नहीं बनाता। ठीक है, तो अपने को हरे वालों को देखना ही नहीं है, सिर्फ लाल वालों का अपने को। हाँ, अब देखो इसमें से भी कितने लाल अपने पास? 4 है ना। उसमें से भी मान लो कि ये वाला कौन सा हमारा बना रहा? एमआरएनए बना दे रहा। कौन सा बना दे रहा? एमआरएनए। तो ये काटेगा फिर देखो ये एमआरएनए बना रहा, एमआरएनए बना रहा ना। yes, अब ये एमआरएनए इसने बनाया तो बाद में जाकर ये प्रोटीन भी बनाएंगे, लेकिन एमआरएनए तो बना लिया, आरएनए बना लिया ना, तो बस इसको अपन कर लेंगे सीक्वेंस। आरएनए कौन सा फिर हाँ आरएनए। अब देखो जैसे इसने टीआरएनए बनाया, अब टीआरएनए तो कुछ नहीं बनाने वाला प्रोटीन, लेकिन फिर भी अपन इसको करेंगे। आरएनए तो बना रहा ना सेगमेंट वो ऐसा। अब देखो ये वाला, ये भी क्या कर रहा है? ये आरएनए बना रहा मान लो, इसको भी कर लेंगे, है ना। और ये डबल से एमआरएनए बना रहा मान लो, इससे प्रोटीन बन रही। आरएनए कौन सा बना? तो ये प्रोटीन बनती नहीं बनती अपनी को वो मत देखो, इससे बस डीएनए का वो सेगमेंट ले लो जिससे आरएनए बन पाए, बाकी को छोड़। वो आएंगे पहले मेथड हाँ, वो पहली मेथड है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी जो एक्सप्रेस करता है, जो अपने आप को आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वही tag उसी को, को- हाँ उसी को टैग लगा, उसी पे टैग लगा रहे हैं, उसी को क्या करें? सिलेक्ट करें। टैग बोले तो क्या लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नाम है प्रोसेस का पूरा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। टैग हाँ, यानी अपन क्या करें? टैग लगा लगा के एक्सप्रेस करा उसको अपन हाँ, ऐसा बोल दो कि भाई जो अपने आप को एक्सप्रेस करा उसी पर टैग लगा लगा के उनको अपन सीक्वेंस कर टैग लगा। अरे भाई चलो ये डीएनए का सेगमेंट है, मैंने टैग लगा दिया। देखो मानो ऐसा टैग लगा दिया मैंने, जैसे ये पीले कलर का टैग लगा दिया तुमने, चलो यहाँ पर टैग लगा दिया मैंने। मतलब जीन की डेफिनेशन भी हो गई, ये प्रोसेस का भी होगा। देखो जैसे इस पर टैग लगा दिया मैंने, इस पर टैग थोड़ा अलग कलर का लगाएंगे, दिख ही नहीं रहे तो येलो ग्रीन ये लगा दो। चलो देखो इस पर टैग लगा दिया मैंने, ब्लू ले दो मैंने। देखो अब दिख रहा है। देखा, टैग लगा दिया, टैग लगा दिया। अब ये सीक्वेंस एक्सप्रेस कर रही थी तो अपन ने बोले एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। तो ऐसी सीक्वेंसेस जो एक्सप्रेस करती है आरएनए की फॉर्म में, उसके ऊपर क्या कर दिया अपन ने? Tag। टैग लगा दी। टैग लगा दिए बोले तो उनको अपन ने, उनका सीक्वेंस देख रहे हो? हाँ उनका सीक्वेंस चेक कर लिया अपन ने। तो इसी प्रोसेस को बोल दिया अपन ने एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। समझ पाए तुम लोग क्या है? व्हाट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग? ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जो आरएनए बना रहा, उसको हाँ। जीन भी बोल रहे हैं और उसका एक्सप्रेस सीक्वेंस फोकस टैग करो ऐसे जीन को जो आरएनए बना। हाँ बस उसको तुम क्या करो? उसकी सीक्वेंस मालूम कर लो। इसकी मालूम कर लिया तुमने ATGC, इसकी मालूम है TTCC, इसकी मालूम लिया AB चलो ACTC, ऐसे मान कर लो, ऐसा कुछ भी है। और बाकी जो इतने ये थे तो इनको छोड़ दो, मतलब इसका मतलब ही नहीं, इसका देखो ही मतलब ऐसा। ये पहली मेथड खत्म हो गई तुम्हारी, क्लियर है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग याद रहेगा, जो सीक्वेंस एक्सप्रेस करी उसी को करना है, बाकी को करना है क्या नहीं। खत्म हो गई। हाँ, पहली सीक्वेंस खत्म हो गई। पहला तरीका यही था बस। दूसरी तरीका देखो क्या? किसी चाहिए बस ये मेथड नहीं है कोई, बस ये एक वो है, प्रोसेस का नाम है। मेथड नहीं समझाया उसने कैसा कर रहे हैं, उसने प्रोसेस के नाम बताए थे। 2 तरीके हैं, बस 2 तरीके हैं। अब चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा ये है तुम्हारा कि जिसमें अपन क्या करें, ये पूरा के पूरा डीएनए, पूरा के पूरा डीएनए कर, अपने को मैटर ही नहीं कि कुछ बनाता नहीं बनाता, बनता, फर्क ही नहीं पड़ा। नॉन कोडिंग सब पूरा डीएनए एज इट इज कोड कर रहे हैं, अपने को फर्क ही नहीं पड़ा कि इसमें कोई एक्सप्रेस करता नहीं करता, ये वो कुछ मतलब नहीं, बस सबको करो खत्म। तो ये 2 तरीके, उसको क्या बोल रहे? उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, तब सीक्वेंस एन एनोटेशन, पूरे के पूरे को सीक्वेंस को अपन क्या करें? एनोट कर ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी बोलो उसको, अपने को उसके मतलब में नहीं घुसने का, एक्चुअल में प्रोसेस याद रखने के तो ठीक है। तो या आरएनए याद रख पाएंगे तो कंफ्यूज तो नहीं कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन? आरएनए। क्या आरएनए याद रखना है ना, कि जो आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको निकालना है। जो प्रोटीन की फॉर्म में जरूरी नहीं है, प्रोटीन करे नहीं करे वो मैटर है बस। हाँ, जो आरएनए बनाता फिर वो हो सकता है प्रोटीन बनाता भी होगा, नहीं बनाता होगा, समझ रहे ना? वो उसी पर अपने आरएनए निकालने बस आरएनए, हाँ बस ऐसा। क्या बता दो? तशरीह करना, एनोटेशन मतलब तशरीह करना है ना। और हिंदी में देखेंगे थोड़ा टिप्पणी टीका, टीका मतलब वो बोलते नहीं है या नेता ना त्या नेत्याला टीका केला। हाँ अच्छा टिप्पणी करना उसके ऊपर है ना। टीका टीका बोले तो
अपन टिप्पणी इसका मतलब हो रहा है नहीं कि उसके ऊपर कुछ कमेंट करना है ना। तो ये पूरे के पूरे जो डीएनए अपना उसके ऊपर कमेंट नहीं करें एक चीज़ पे नहीं, पूरे के पूरा डीएनए अपन क्या कर लेते कॉपी मार ले। डीएनए पे जो सीक्वेंस है ना वो सारी निकाल के अपन लिख ले रहे लिख ले रहे उसको बोल रहे हैं सीक्वेंस एनोटेशन। और वहाँ पे थोड़े उसकी लिख ली। हाँ वहाँ पर सिर्फ अपन जो एक्सप्रेस कर रहा था सिर्फ उसके ऊपर टैग लगा के उसको देख रहे थे, टारगेट कर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो एक्सपेंस सीक्वेंस टारगेट नहीं बोलेंगे, क्या बोले एक्सपेंस सीक्वेंस टैग। टैग बोले तो मालूम है ना कपड़ों पे लग कर आता टैग उस तरीके से। द अदर टूक द ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच अंधाधुन, कुछ देखने का नहीं, अंधाधुन पूरा ही अंधाधुन बैट घुमाते ना मालूम है ना, बॉल आ रहा कि नहीं आ रहा बस चलन दे। तो वैसे तो अंधाधुन बोले तो कोई देखो मत क्या है नहीं है, कोई काम किया नहीं है, बस अंधाधुन ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर assigning different region in the sequence with functions, a term referred to as sequence annotation। तो अंधाधुन पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर ले रहे हैं, होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें सारी आ गई, कोडिंग भी आ गई नॉन कोडिंग भी आ गई, तब आ गए ठीक है। एंड लेटर उसके बाद में क्या करेंगे, असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विथ फंक्शंस। हाँ अब उनके काम के ऊपर फिर उनको अलग अलग बोल दो, नाम दे दो कि भाई ये सीक्वेंस ये करती है, सीक्वेंस ये करती है, सीक्वेंस ये करती है, ऐसा। अ टर्म रेफर टू एज सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं इसको फिर, लेटर असाइन मतलब अपन पूरा पूरा लिख लो। हाँ बस एक सीक्वेंस ये बता दो ये सीक्वेंस ये बनाती है। हाँ बाद में तशरीह करते बोल रहे थे, बाद में कमेंट मार दो नीचे, बाद में टिप्पणी कर दो उसके बारे में कि नीचे तशरीह करना बोलते। तुमने सुने क्या उर्दू के अंदर तशरीह करना बोलते शेर रहता है, उसकी तशरीह उसको एक्सप्लेन करनी होती, तशरीह करनी, तशरीह कीजिए करके। इसमें सबसे पहले पूरे इसको समझाओ जैसे। पूरे इसकी लिख लो, जैसे समझाओ बिल्कुल एजीटीसी लिखे, बाद में ये भी लिख लो कि ये सीक्वेंस क्या प्रोटीन बनाती है, ये सीक्वेंस क्या, ऐसा। इसका मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक को कर रहे करके सिर्फ प्रोटीन बना लेगा, पूरे को पूरे लिख लिए, सिर्फ बाद में बोल लिख दिए कि भाई ये सीक्वेंस ये बनाती है, सीक्वेंस ये बनाती है। लेकिन मेन काम क्या है, पहले पूरी को लिखना, उसके बाद में तुम टिप्पणी मार दो, उसके ऊपर तशरीह कर दो। जो नहीं बनाती उस पर बोल दो ये नहीं ऐसा मत, नहीं बनाने का कोई टेंशन ही नहीं है, बस तुमको इतना बोला उसने कि बाद में इतना बोला नहीं ना डीप, तो जाओ बस उसके अंदर। तुमको क्या बोला, ये अपन मतलब जानबूझ के नाम याद रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, समझ रहे ना बात। तुमको कितना याद रखना है, पूरे के पूरे को सीक्वेंस किया, बाद में लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन, जो उनके काम है उसको बता देंगे भाई ये काम में आती है, ये काम में आती है, इस तरीके से बस ये सीक्वेंस इस काम में आती है, इस काम में आती है, ऐसा। उनकी फंक्शन बाद में बता दो। हाँ बस उनके फंक्शन बाद में बता दो, ज़्यादा डीप में घुसने का नहीं, ठीक है ले बस डन। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सबसे पहले अपन पूरा डीएनए का सीक्वेंस क्या करेंगे, पूरा डीएनए का सीक्वेंस हाँ पूरा लिख लेंगे, उसको पूरा आइडेंटिफाई कर लेंगे, सीक्वेंस कर लेंगे डीएनए का सेगमेंट, उसके बाद में उसके फंक्शन को असाइन कर देंगे कि भाई इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, ठीक है। इस तरह उसको बोलेंगे सीक्वेंस एनोटेशन कि भाई पूरी सीक्वेंस मालूम करना है, उसके बाद में टिप्पणी मार देना, उसके बाद में कमेंट मार देना, तशरीह कर देना, एक्सप्लेन कर देना उसको, ठीक है। तो तशरीह का मतलब मालूम है उर्दू में एक्सप्लेन करना, समझाना। फॉर सिक्वेंसिंग द होल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेट। अब तुमको क्या करने पड़ेगा, मैंने बोला ना इतना आसान थोड़ी है, हाँ ये तो दोनों बता दिया, लेकिन ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डीएनए को निकालो, कर रहे थे वहाँ पर भी। हाँ फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए टोटल अ सेल इज आइसोलेटेड, सबसे पहले उसमें से एक सेल निकालो एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट। अच्छा डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, पहले डीएनए से सॉरी सेल से डीएनए निकालो, फिर उसको क्या करो बोलते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू फ्रैगमेंट, टुकड़ों में, कोई रेस्ट्रिक्शन जो करते थे। फिर डायरेक्ट पूरे के पूरे, मैंने बोला ना पूरा के पूरा डीएनए तुम सीक्वेंस नहीं कर सकते, हाँ करना पूरा है तुमको। जैसे देखो मैंने बोला था गन्ने का जूस बनाना, पूरे एक गन्ने का जूस, लेकिन एकदम से डाल के बनाना था कि वो कभी तुमने देखा, अगर तुमने 10 गिलास भी मांगे ना उसको गन्ने वाले को, अगर तुमने 10 गिलास भी जूस मांगे तो वो एक पूरा साबित गन्ना नहीं डालता हूँ, पीस कर डालता क्या नहीं, पहले तोड़ता हूँ फिर डालता। 10 गिलास जूस बनो, पूरे की 20 मांग लो उसको, लेकिन वो पूरा गन्ना डालेंगे नहीं, वो क्या करेंगे पहले टुकड़े करेंगे फिर गन्ने का जूस बनाएंगे। तुम पूरा ऑर्डर दे दो कितना भी बड़ा, कोई गलती नहीं करते, समझ में। तो ऐसे यहाँ पर भी है, अगर तुमको पूरा भी डीएनए सीक्वेंस करना है ना तो पहले डीएनए को टुकड़े करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इतना बड़ा डीएनए सीक्वेंस कर ही नहीं सकते। तुम सोच रहे ना कितना बड़ा था, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, अब उसमें कितनी सारी सीक्वेंसेस रहती है। करना पूरा है लेकिन टुकड़ों में करना है, हाँ पहले टुकड़े करना है फिर बाद में पूरा करना। और यहाँ पर करना पूरा है लेकिन जा चीज नहीं करना पूरा नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर ऊपर के इसमें करना पूरा नहीं तो है, वो खत्म होगा उधर। हाँ वो खत्म हो गया वहाँ पर। अब इसको रिलेट मत करो उससे, बस ये समझा रहा मैं तुमको कि ऐसा नहीं समझ ले तुम कि भाई जैसा अपन ने सीक्वेंस एनोटेशन में पढ़े कि पूरा डीएनए करने का तो एकदम से पूरा डीएनए कर लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ फ्रैगमेंट करेंगे फिर बाद में करेंगे, वो दो लाइन ही खत्म तो होगा, उसकी मेथोडोलॉजी खत्म हो गई। बस तुम ऐसा कंफ्यूज नहीं कर लेना कि भाई एकदम से कर सकते हैं करके। नहीं मैं वो आपने को अपने मोटा मोटा दिमाग में आता है ना, अपने को थोड़ी मालूम प्रोसेस की क्या टेक्निक रहती। अपन बोलते साला डालो डीएनए निकाल लो, तो गन्ने की वो थोड़ी हो, अपन ने बोला ना पहले गन्ने का रास्ता क्या हो
क्या मशीन है कैसी कोई कि इधर से डालेंगे तुम आलू, उधर से निकलेगा सोना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रैंडम फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करो ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस, छोटी छोटी साइज के। रिकॉल DNA इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर, अब याद करो बोलते हैं बहुत लंबा रहता। एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन, और हमारे पास में इतनी टेक्निक नहीं है कि बस पूरा का पूरा DNA एकदम से करके निकाल लिए। और पूरे के पूरे गन्ने का रस होना तुमको तो इतनी बड़ी मशीन होना पड़ेगा। अब मशीन सामने वाली इतनी सी और उसमें बोलेंगे पूरे गन्ने का एकदम से रस निकाल दो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो अपने पास टेक्निकली प्रॉब्लम्स है बोलते, बहुत सारे टेक्निकली लोचे हैं, हम पूरे DNA को एक साथ सिंथेसाइज नहीं कर सकते। टेक्निकल लिमिटेशंस इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीस ऑफ DNA एंड क्लोन इन द सूटेबल। और क्या करेंगे फिर, देखो टुकड़े कर दिए, फिर क्या करें, क्लोन करें उसको एंड क्लोन इन द सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। बढ़िया से वेक्टर इस्तेमाल करके, हाँ ताकि वो मतलब वो ना हो सके, खराब ना हो सके अपना वो। बिल्कुल स्पेशलाइज्ड वेक्टर को इस्तेमाल करके, जैसे अपन ने वहाँ करे थे ना प्लाज्मिड वेक्टर लिए थे, तो यहाँ पर अपन जैसे वहाँ पर PBR 322 लिए थे, यहाँ पर स्पेशल तरीके का प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। उसका नाम देखो अभी आने वाला है। The cloning result into amplification of such piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced and with ease। अब तुमने एक मरतबा क्लोनिंग कर दिए, तो क्लोनिंग करने से क्या आसानी हो गई, गमेगा नहीं ना फिर वो, तो तुमने सीक्वेंस करना चाह रहे, अब वो DNA खराब ही हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारे पास बचे ही नहीं, तो डबल से उतना काम करेंगे कि DNA निकालो, तोड़ो, वो करो, नहीं। तो इसलिए पहले अपन कॉपी मार के रख लेते, बहुत सारी कॉपी कर लेंगे तो अपनी आसानी जाएगी, बस समझ में। क्लोनिंग के रिजल्ट से एम्प्लीफिकेशन होगा। हाँ, तो फिर एम्प्लीफिकेशन में आसानी जाएंगे अपने। क्लोनिंग को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो एम्प्लीफाई करने बोले तो बढ़ा देना बहुत सारा नंबर, हाँ बस। तो क्लोनिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्लोनिंग करने से एम्प्लीफिकेशन तो हो ही गया, वो तो हुआ, लेकिन फ़ायदा ये है कि अब जब तुम सीक्वेंसिंग करेंगे तो उस वक्त में, हाँ, अगर तुम्हारा DNA ख़राब भी हो गया तो वापस से तुमको प्रोसेस दोहराना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी कॉपी है, हाँ बहुत सारी कॉपी है, आसानी से फिर तुम क्या करेंगे, उसकी सीक्वेंस कर पाएंगे। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट। क्या है कॉमनली यूज्ड होस्ट, बैक्टीरिया और ईस्ट, एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड, हाँ, तो कॉमनली यूज्ड होस्ट जिसमें अपन डालते ना क्लोनिंग करने के लिए, वो कौन कौन रहते, या तो बैक्टीरिया या तो ईस्ट। द वेक्टर वर कॉल्ड एज, और जो वेक्टर यूज करते हैं अपन होस्ट ये है बैक्टीरिया और ईस्ट। बैक्टीरिया तुम्हारा बैक्टीरिया, ईस्ट बोले तो फंगस, है ना, ये दोनों होस्ट है, होस्ट है। इनके साथ अपन कोणता भी प्लाज्मिड नहीं, इनके साथ में नहीं जोड़ेंगे, इनके अंदर डालेंगे, इनके अंदर डालेंगे बैक्टीरिया, इसके अंदर कोणते भी प्लाज्मिड को लेकर डाल देंगे, बिल्कुल। एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड बैक एंड यैक। वेक्टर जो है, वेक्टर जिसमें अपन DNA को जोड़ के डालेंगे इनमें, वो वेक्टर क्या है, बैक यैक। बैक बोले तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, नहीं बैक्टीरिया का क्रोमोसोम निकाले, उसको पूरा आर्टिफिशियली मॉडिफाई करे, और बस उसको ये मकसद बना दिए, बना के अपन ने क्या, सिर्फ अपने क्या करना है, उसको बैक्टीरिया में डालकर उसको क्लोनिंग करने के लिए बना दिए उसको, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं बैक्टीरिया को एकदम स्पेशल बना के, हाँ, बैक्टीरिया के DNA को स्पेशल बना दिए, तो उसको बोल बैक बोल रहे, बैक्टीरिया को नहीं बोले, तो बैक बोल तो बैक्टीरिया का नाम नहीं है, बैक्टीरियल DNA का, बैक्टीरिया के DNA का नाम है। तो अपन ने बैक्टीरिया का देखो, क्योंकि इंसान का पूरा DNA सिंथेसाइज करना है ना, तो छोटी मोटी एक जीन तो नहीं कर रहे अपन, अब पूरे के पूरे DNA, तो इसलिए अपन प्लाज्मिड PBR 322 से काम नहीं चलने वाला। मेरी एक बात बोलो। उसमें लाइन बोला था ना वहाँ पर बायोटेक में, क्या बोले, ऑलरेडी इन पर कोई वो रहता नहीं, क्या ऑलरेडी मॉडिफाइड नहीं रहते करके, ये जो मतलब पूरे DNA अपने को मॉडिफाइड करना पड़ता ना, हाँ, प्लाज्मिड वो क्या था लेकिन फिर, हाँ अरे वो बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो वही चीज़, जब बैक्टीरिया का DNA निकाले तो अपन प्लाज्मिड नहीं ले रहे, बाकायदा पूरा बैक्टीरिया का DNA निकाल रहे हैं और उसको ऐसा प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं, ऐसा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। उसमें और रेजिस्टेंट जीन लगाएंगे जो भी करना है अपने को, सारी चीज़ें कर, तो बस बैक्टीरिया और ईस्ट का लेने का क्या मकसद है, क्योंकि अपने पास अब जो क्लोनिंग करने की वो छोटा सेगमेंट नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट, तो अपन अपन यूज़ करते थे प्लाज्मिड छोटे वाला अपना, PBR 322 वगैरह ऐसा छोटे कर देते, लेकिन अपन ने वो क्यों नहीं करे, ये दूसरे वेक्टर क्यों करे, क्योंकि अब जो DNA को अपन क्लोन करना चाहते हैं वो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट है, ठीक है। स्पेशल लगा, हाँ, उसके लिए अपन एक अलग ही बनाए वेक्टर, जिसका नाम था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गई तुम्हारे, चलो अब देखो, तो यहाँ पर एक लाइन आएगी, वो तुमको समझ में शायद ना आए, तो उतनी लाइन को भी वैसा रहने देना है, उसको अपन पूरा बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, द फ्रैगमेंट वर हो गया, तुमने क्या कर ली, बना भी दिए, DNA के अंदर डाल दिए, बाहर निकाल लो, क्लोनिंग हो गई। अब उसको क्या करना है, अभी तक देखो अपन ने क्या करे, सबसे पहले DNA निकाले, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, उसकी बहुत सारी कॉपी बना ली। अब क्या करना है,
सीक्वेंस करने का ना, मालूम करेगा, अभी तक पूरे नहीं करे ना। अब उस पर क्या सीक्वेंस लिखी हुई है, ए के बाद में क्या है, टी के साथ में क्या है, अभी सिर्फ क्लोनिंग करे तो अपना काम होगा। अभी क्लोनिंग करना मकसद था कि नहीं? करके आइसोलेट करना पड़ेगा। हाँ, वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी मेन मकसद बाकी है। मेन मकसद क्या है? सीक्वेंसिंग मालूम करने का ना, सीक्वेंस क्या है करके, ए के बाद में टी ए के साथ में क्या है करें, वो मालूम करें। देखो, द फ्रैगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। तो ये हाथ से नहीं करते, नहीं कोई केमिकल मेथड से, बाकायदा वो छोटे छोटे डीएनए को कंप्यूटर में डाल देते, मशीन में डालते। वो मशीन का नाम क्या है? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। उससे अपने को पता चल फिर उसके अंदर फिर वो लिख कर आता है कि भाई ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, इस तरीके से। लिखते चल जाओ। तो ये दिख रही मशीन ऐसा दिख रहा है, पर ये आगे लिख कर कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसा होता। तो दिखाया बताइए, इंसान का डीएनए लिए, पहले डीएनए निकाले, फिर क्रोमोसोम में से डीएनए निकाले, उसको काटे, फिर मशीन में, फिर दिख रहा तुमको क्या सीक्वेंस है ऐसा। तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर अच्छे से याद रखना है। वो पूछ सकता कि कौन सी मशीन है जिसमें तुम क्या करते, जिसकी मदद से तुम क्या कर सकते, सीक्वेंस मालूम कर सकते। फ्रैगमेंट वर सीक्वेंस सीक्वेंसर, ये पूरी मशीन का नाम है क्या ना। दैट वर्कड, जो मशीन कहाँ पे काम करती, वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। अब सैंगर ने जो मेथड बनाया था डीएनए की सीक्वेंस मालूम करने की, ये मशीन उस मेथड पे काम करती है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मेथड बनाते हैं ना, तो ये जो मशीन काम करती है, अब देखो, तो उसकी एक मतलब जो मशीन मेथड बनाई है, बार बार अप्लाई करते बैठेंगे वो नहीं करते बैठेंगे ना। पुरानी हो गई ना। हाँ, नहीं, जैसे अजय वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, आज की तुमने वॉशिंग मशीन देखी होंगी, पहले की वॉशिंग मशीन कैसी थी, पहले कपड़े धो लो, पहले कपड़ों को डालो, सर्फ डालो, ये करो, फिर सुखाने के लिए फिर बाहर निकालो, निचोड़ो, ये करो, सब करो। लेकिन इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बना दी, सुखा भी लेती है, सब वो कर देती है। तो मेथड पहले अपन ने निकाले थे, क्या करना है, पहले धोना है, पहले भिगाना है, फिर धोना है, फिर बाद में उसका पानी निचोड़ना है, फिर सुखाना है। अब ये सारी मेथड को जमा करके तुमने एक ऑटोमेटिक मशीन बना दी, डाल दो, सब करके दे दी, गीली भी कर देंगी, धुला भी देंगी, सुखा भी देंगी और निचोड़ भी देंगी, सब कर देंगी, तरफ भी डाल देंगे, जबकि तुम तो डाल दो बस, वो मिला लेंगे, सब कर लेंगे। तो मेथड तुमने बनाए थे, बाद में उस मेथड को कंबाइन करके एक मशीन बना दी ऑटोमेटिक, वो सब कर देगी। तो ये जो मेथड थी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की, इसका हाँ, मॉडिफाइड फॉर्म्स जो मेथड जो बनाया था कि किस तरीके से अपने किस तरीके से कपड़े धोना है, मैंने बोला कपड़े धोने का, तो कपड़े धोने का मेथड किसने, इंसानों ने बनाया ना। ऐसा करते कि कपड़े धोने का मेथड ऊपर से आया था कि लिख कर चिट्ठी आई थी कि ऊपर से आसमान से ये कपड़े धोने का मेथड ये लो तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं होता, इंसानों ने बनाया उसका मेथड, समझ रहे बात तुम। तो मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड क्या, उसको जोड़ के एक मशीन बनाती है, जिसमें तुमको बोले कि वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक साइंटिस्ट, इंसान है ना, इंसानों ने कपड़े धोने का मैकेनिज्म बनाया, उसी के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके वॉशिंग मशीन बना लिया अपन ने, ऐसा। तो ऐसे एक साइंटिस्ट था, ऐसा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है फ्रेडरिक सैंगर। तो उन्होंने क्या करे थे, पहले पूरा मैकेनिज्म, पहले पूरा प्रिंसिपल बनाया कि पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। उनकी सारे प्रिंसिपल को जोड़ के एक मशीन को जो कर रहे थे, मशीन को करने लगा दिए। जैसा कपड़े धोने में जो अपन करते, कोई मशीन करी, तो अपना जो उन्होंने नहीं बनाया। मशीन उन्होंने नहीं बनाई, वो मशीन उनके प्रिंसिपल पे काम करती है। फिर तुम बोल सकते हो उन्होंने भी बनाए होंगे, तो लेकिन जो उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाए थे उसके प्रिंसिपल पे वो मशीन काम करती है। लेकिन हाथ से करते हैं ये मशीन। हाँ, ऐसा बोल सकते तुम। द फ्रैगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रैडरिक सैंगर। तो फ्रैडरिक सैंगर ने वो मेथड निकाले थे जिसके जरिए डीएनए सीक्वेंस हो सकता है। तो अब क्या करते, वही मेथड का मशीन इस्तेमाल करती है और तुमको डायरेक्ट सीक्वेंस करके देती है। उनको बहुत मेहनत लगी होंगी, उन्होंने बहुत ट्राई करे होंगे, बहुत साल लगाए होंगे, तब जाकर वो थोड़ा सा सेगमेंट कर पाए होंगे। अब उसी को रिलेट करके अपने फट करके मशीन में डाल दिए, इधर से डाल, उधर से निकल जा रहा है अपना। Remember, Sanger is also credited for developing method for determination of amino acid sequences in protein. सेंगर वो हस्ती है जिन्होंने ये भी बताया, प्रोटीन डाल दो, प्रोटीन से अमीनो एसिड की सीक्वेंस बता दो। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन से कोड नहीं पूछ रहे हो, देखना याद रखना, कंफ्यूज करेगा। रिमेंबर, सेंगर इज ऑल्सो credited for developing method for determination of amino acid sequence. अमाइनो एसिड, क्योंकि अपन ने बोले थे अमाइनो एसिड से कोड की सीक्वेंस तुम नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं बना सकता हो। ये वो रहती ना, डिजेनरेसी रहती ना उसके अंदर, डिजेनरेसी प्रॉपर्टी रहती ना, तो ये मेथड तो कुछ नहीं निकाल सकता। तुम भी कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन तुम वो तो नहीं मालूम कर सकते कि कैसा किससे आया करके बन क्यों। बिरयानी हाँ, तो वो नहीं मालूम कर सकते अपन, क्योंकि उससे अलग अलग चीज़ों से मिलकर बन सकती ना वो।
लेकिन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड है, किस सीक्वेंस में लगे हुए। जैसे मैंने तुमको क्या करा, एक तस्बीह ला के दिया, ऐसा गोल करके एक गोला बना के ला के दिया। अब तुमने वो गोले को खोले और तस्बीह में कौन सा मनके के बाद कौन सा मनका मालूम कर लिया। अब उसमें रैंडम में नंबर लिखे हुए 2 3 6 ऐसा कुछ भी लिखे हुए नंबर। हाँ, अब क्या करेंगे, तुम तस्बीह को खोलेंगे तो फिर तुमको सीक्वेंस मालूम पड़ेगा। नहीं यार, पहले 1 2 नहीं है, 2 के बाद में 5 है, फिर 3 है, फिर 7 है, ऐसा कुछ मालूम पड़ेगा। सीक्वेंस में ऐसे दाने मन के अरेंज। प्रोटीन के अंदर वो वाला। हाँ, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज है वो बताएगा। बात फील कर पाए तो ये नहीं बोलेंगे कि भाई अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है या फिर जो कोड क्या है, वो नहीं बताया उन्होंने। याद रखना अच्छे से। तो प्रोटीन के अंदर अरेंजमेंट। हाँ, तो याद रखो ये दो पैराग्राफ से ये दो जो टॉपिक है अपन जो अभी पढ़ रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये इसमें रट्टे के ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल ला देंगे तुम्हारे, घुमा देंगे। ये तुम जो अपन जैसे मेहनत क्या करते बैठे अपन, वो 500 थे क्या 7 थे, वो रट्टे बैठे। हाँ, ये उससे कम ही सवाल है आज तक ये के। हाँ, ये रट्टे बैठ, वो रटने की कम जरूरत है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल पर थोड़ा ट्विस्ट करके घुमाएगा। जैसे अभी बोला मैंने, बढ़िया घुमा सकता है, कोई बच्चा घूम जाएगा, बोलेगा कि संगर ने क्या करा था, प्रोटीन से अमीनो एसिड की सीक्वेंस नहीं, वो बोलेगा कोडॉन्स मालूम करने की सीक्वेंस निकाला था। तो ऐसा प्रोटीन तो मालूम रहता अपने को, प्रोटीन से कुछ तो भी निकाला था, लेकिन क्या निकाला था उसमें घूम जाते हैं। तो छोटे से पॉइंट पे तुमको घुमाने की ट्विस्ट करने की कोशिश करें। कॉन्सेप्चुअल सवाल रहेगा, रट्टे का नहीं रहेगा, लेकिन तुम घूम जाएंगे। अरे ऐसा साला ऐसा था क्या। तो लाइने में क्या लिखा हुआ है जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है उसको ज़्यादा गौर से पढ़ो। और इन 2 पैराग्राफ से 101% क्वेश्चन पक्का रहते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 6-7 बहुत आते हैं सर, ऐसे ही आते क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तुम्हारा फिर भी आ सकते 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम आ सकते हैं इससे। पिछले बार 7 क्वेश्चन आए। इसलिए चलो आई बात समझ तुम्हारे। फिर मैंने क्या बोला कि प्रोटीन से क्या निकाला था, अमीनो एसिड की सीक्वेंस, नॉट अ कोडॉन की सीक्वेंस, ठीक है ना। वो अमीनो एसिड कहाँ का प्रेजेंट, किस तरीके से अरेंज है, कौन सी सीक्वेंस में अरेंज है वैसा। दीज सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट ऑन देम। ये लाइन समझ में नहीं आएगी तुम्हारे को। ये लाइन समझने के लिए कम से कम तुमको 1-1.5 घंटे का पहले पूरा एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। तो इस लाइन को तुम इग्नोर मार दो, बस तुम ऐसा समझ लो कि उनको मालूम पड़ गया था, तुमने टुकड़े टुकड़े बनाए ना। अब जब तुमने क्या करे, गन्ना काटे, सुनो सटोटो मत दोस्तों, गन्ना काटने के बाद में तुमने उसके टुकड़े हो गए गन्ने के। अब तुमको बोल दिया गन्ने का तुमने जूस बना दिया। अब भले कि चलो एक काम करो, अरेंज करोगे कौन से टुकड़े के बाद में कौन सा टुकड़ा था, यही बात है बस। मेहनत तुमने कर लिए, तो गन्ने के जो तुमने टुकड़े करे तो अब एक मतलब टुकड़े हो गए, तो अलग अलग हो गए ना वो। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, बराबर जोड़ के रखना पड़ेगा। जैसे अभी मान लो तुमने 10 नहीं करे, किसी ने तुम्हारे को क्या करा, गन्ने के से 4-5 टुकड़े ला के दे दिए और बोला कि मैंने गन्ना तोड़ा, एक काम करो तुम गन्ना कैसा था बताओ। हाँ वैसा, तो ये गन्ना अपना डीएनए जैसा थोड़ा लंबा लंबा ना, इसलिए अच्छा बढ़िया फील आता। तो तुमने क्या करे, 2-3 किसी ने टुकड़े करके ला दिया, बोला कि नहीं अपने को गन्ना जुड़ा के होना कोई भी हालत में। हाँ, लकड़ी डालिए कोई मोटी अच्छी, हाँ, तो उसने टुकड़े कैसा करा, तुम कैसे जुड़ाएंगे, उसमें मतलब फिट करने की कोशिश करेंगे। बैठ गया तो बैठ गया बराबर। कभी होता ना लकड़ी टूट गई तो अपन क्या देखते हैं कि भाई बैठ गया तो बस ओवरलैपिंग, जो ऐसा ओवरलैप कर जाते एरिया, तो इतना याद रखो। तो जो ओवरलैप कर गए इसका मतलब उसके बाद कीजिए। जैसे हाथ तुम्हारा यहाँ से टूटा तो डॉक्टर ऐसे जुड़ाता है क्या उसको, जहाँ जो सेगमेंट ओवरलैप करता वही तो जुड़ाएंगे ना। जैसे मान लो अपन ये पेंसिल तोड़ दी, तोड़े नहीं, टेंशन मतलब तोड़ दिए, तो अब जुड़ाने का बोले तो क्या करें, जहाँ पर ओवरलैप हो रही वहीं जुड़ाना पड़ेगा ना। जैसे देखो ये तोड़े अपन, ऐसी पेंसिल थी इसको तोड़ दिए, अब ये पर ओवरलैप हो सकता है, टूटी तो लकड़ी भी हाँ जुड़ा सकते हैं ना अपन। तो अपन क्या करते हैं, वो ओवरलैपिंग रीजन को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो उससे समझ में आया था कि इसके बाद यही टुकड़ा रहेंगे। तुमने एक में नहीं तोड़ा, 3-4 टुकड़ों में तोड़ दिया पेंसिल को, और तुमको बोले बताओ चलो, वो पजल आते गेम आते, तो उसमें क्या करते हैं, ओवरलैपिंग सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश करते, बस वैसे तो तुमको भी समझ में आएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट यही हो, अभी उतने डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी याद रख लेंगे तो काफ़ी है। इसने ऐसा बोला, इसने वो भी जुड़ा के बता रहे। हाँ, तो इसने जो मशीन अपनी जो कंप्यूटर है वो कैसा काम करता बता। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, अब डीएनए में ऐसी कोई ओवरलैपिंग रहती कैसा करते वो बहुत अंदर जाना पड़े। लकड़ी से तुमको समझ में आ रहा है ना, तो बस डीएनए को लकड़ी मान के चलना, क्योंकि उतने टाइम पास करने को फुर्सत नहीं अपने, है ना। चलो तुम इतना समझो कि दीज सीक्वेंसेस, यानी जो डीएनए ने सीक्वेंस मालूम कर लिया, गन्ने के तुमने डाले थे उसमें टुकड़े करके डीएनए, वो सीक्वेंस पहचान लिया उसने। अब उस सीक्वेंस को लगाना भी तो है ना तुमको। सीक्वेंस मालूम करना मकसद, तुम्हारा मकसद था कि यहाँ से वहाँ तक पूरे डीएनए को पढ़ना, यहाँ से वहाँ तक क्या सीक्वेंस है। तुमने तो टुकड़े टुकड़े के सीक्वेंस मालूम करे, वो तुम्हारे काम की नहीं है कोई भी, तुमको पूरे डीएनए की पढ़ना। मेरी बात फील कर पा रहे कि नहीं, तो बोलो, देखो समझो जरा, पूरा ये बना देते ना। देखो ये बनाया अपने छः ऐसा डीएनए, ठीक है, ये डीएनए अपन ने क्या करें, पहले इसको टुकड़ों में बांट दिए, ये काट दिया यहाँ से, ये काट दिया यहाँ से, ठीक है।
ये काटनी है ऐसा। अब इसकी सीक्वेंस कर लिए, फिर क्या कर लिए, ये डीएनए था पहले अपना, अब इसकी सीक्वेंस कर लिए तो अपने को मालूम पड़ गई इसकी सीक्वेंस। अब इसकी सीक्वेंस अपने को मालूम पड़ गई, ए टी मान लो इसको मान लो अपन सी टी, इसको मान लो अपन ए जी, इसको मान लो अपन और ए मान लो ऐसा। अब किसके बाद में, अब ये पूरे तो मिले हुए, ये पूरे इधर उधर है, ऐसे है एकदम रैंडम है। अब तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे नहीं रखना है इसको, तुमको तो इतने सेगमेंट की मालूम पड़े ना, तुमको तो पूरे डीएनए की मालूम करने की थी ना। तो तुम पूरे डीएनए में लगाने के लिए कैसा करेंगे, जैसा देखो इसको बोल जाओ कि इसको कैसा करेंगे, इसको टेंशन मत लो, तुमको समझ में आ रहा है। मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर फिट हो गए तो जुड़ जाएंगे, जैसे लकड़ी जोड़ते हैं अपन ओवरलैपिंग सीक्वेंस को मिलाकर, बस ऐसा करते हैं। देखते ना कौन सी कैसे अच्छा यहाँ पर हाँ देखिए, जैसे अब देखो जैसे ये इसको मैंने अपने खोल दिया ऐसा। अब तुम जुड़ा के ऐसा बताओ, बोला किसी में हिम्मत है ऐसा जुड़ा के दिखाने की, कोई भी कैसे दिखा सकता है क्या। अपने अगर सिंपली ओवरलैपिंग सीक्वेंस देके एंड कट से जुड़ा दी, बस ये। तो ये इसमें समझाना एक्सप्लेन करना आसान है, लेकिन इसी चीज़ को डीएनए में एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। फिर डीएनए ऐसा नहीं रहता ना अपना, ये नहीं ऐसा टूटा क्या ऐसा अपना नहीं। समझ में आ गई तुम्हारे बात, चलो देखो दी सीक्वेंसेस। तो फिर जब तुमने सीक्वेंस कर लिया उसके टुकड़े की, फिर उनको क्या करना है, तुमको पूरे को मिलाकर पूरा सा किसके बाद में कौन सा है वो भी तो लिखना था। तो उसको कैसा करे तुमने, दी सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। तो ये वो पूछेंगे पे किस पे करे तुमने, तो हाँ ओवरलैपिंग रीजन मिला दिए तो बन गया पूरा डीएनए। ओवरलैपिंग रीजन में प्रेजेंट था तो उससे जुड़ा जी। हाँ बस, तो ओवरलैपिंग रीजन देख के तुमने बता दी कौन किसके बाद में आएंगे, ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट ऑन देम। अब इसको डीएनए की कंडीशन में समझना थोड़ा मुश्किल है, लकड़ी की कंडीशन में समझ में आ गया ना। तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लाइन, तुमको डीप में नहीं घुसेंगे वो, क्योंकि वो बाकायदा 2-3 कॉन्सेप्ट है, बाकायदा पूरी प्रोसेस है वो ओवरलैपिंग सीक्वेंस की। और वो जो है ना इतना वो ज़्यादा डीप है, उसके लिए तो अपने को और इतने जितना पढ़े ना इससे डबल ट्रिपल का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में समझ में आएगा और काफ़ी डीप हो जाता हूँ। तो उससे अच्छा है कि इतनी लाइन है अपनी लकड़ी की समझ में आया तुमको। ओवरलैपिंग रट लेना है, ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। तुम किस तरह के सीक्वेंस लगाते ओवरलैपिंग सीक्वेंस, हाँ ओवरलैपिंग सीक्वेंस प्रेजेंट इन देम। उनमें जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस है उसको जुड़ा देंगे तो तुम्हारा पूरा एक डीएनए का लंबा सीक्वेंस मालूम पड़ जाएगा तुम्हारी। ठीक है, अब हो गया पूरा, अब बस इतना ही, ठीक है। हाँ, अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। उसके ऊपर है ना, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स। हाँ, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स फॉर सीक्वेंस। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना। अब देखो तुमने लकड़ी को एकदम स्मूथ काट ली तो कर पाएंगे क्या, तो किसका बाप भी आया तो नहीं कर पाएंगे, वो तो गलत ही जुड़ा सकता हो, पॉसिबिलिटी है ना गलत ही जुड़ाने की। लकड़ी तो ऐसा काटे एकदम बढ़िया से घस भी दिए उसको, पूरे ओवरलैपिंग सीक्वेंस कुछ रखीश नहीं, तो फिर कैसे जुड़ा पाएंगे। तो ये करने का वास्ते ओवरलैपिंग पहले सीक्वेंस तो जनरेट करना पड़ेगा ना, जनरेट करेंगे, कोई भी जनरेट करेंगे, वो कोई भी कर सकता है। ये फालतू लाइन है। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा डीप में घुसता है फिर, इसलिए तो अपन इतना याद रखो कि दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। इसलिए पहले अपने को सीक्वेंसिंग करने के लिए ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर फिर अपन उसको बना जोड़ा। लेता हूँ। जो कुछ भी करता हूँ उसमें घुसो ही मत तुम, बस याद रखो ओवरलैपिंग सीक्वेंस को जोड़ा के पूरे डीएनए का सेगमेंट मालूम करें, और उसके पहले तुमको ओवरलैपिंग सेगमेंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, बनाना पड़ेगा ना। इतना नहीं, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता कि सीक्वेंस वर बेस्ड अरेंज ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन, खत्म। और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस बनाना पड़ेगा वैसे। तो देखो सीक्वेंस फॉर ह्यूमनली, तो अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस। अब तुम बोलो, तुम लकड़ी को घसती तो अलाइन नहीं कर पा रहे अपन, तो इतना छोटा छोटा डीएनए इंसान बैठ के करेंगे क्या, जोड़ते बैठेंगे, नहीं कर सकते ना यार। तो अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंट यानी उनको मिलाना। अलाइनमेंट बोले तो जैसा मैंने बोला ना, गन्ने को मिला के पूरा गन्ना बनाना, पेंसिल को तोड़ दिया 2-3 टुकड़ों में, उसको मिला के पूरी एक पेंसिल बनाना, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। गाड़ी का मिलाते ना अलाइनमेंट, है ना, तो बस उस तरीके से। तो अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। मन नहीं कर सकता, इंसान के बस की बात नहीं, कौन करेगा, ये सब चीजें मशीन ही कर रही है। मशीन ही करे। वो फ्रेडरिक ने उसने बता दिया था, बस उसके प्रिंसिपल को उठा लिए, उस पर एक मशीन बनाई, वो मशीन सब करके दे, तुम खामोशी इसमें डालो और निकालो, ऐसा। Therefore, specialized computed based programs were developed. तो इसके लिए क्या करें अपन ने, बहुत ही स्पेशल कंप्यूटेड बेस्ड प्रोग्राम डेवलप करें। याद करनी ये भी तो सिंपल बात है ना। हाँ, इंसान नहीं करे तो कौन करे, भाई लोग लाते हैं करने के लिए, नहीं फिर कंप्यूटर को ही लाना पड़ेगा ना मेरे भाई। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. अब क्या करेंगे, These sequences were subsequently annotated, फिर एक के बाद उसको सीक्वेंस को कर लो एनोटेड,
अब देखो एनोटेड बोले तो क्या हो रहा है, तशरीह करना। अब सेगमेंट मालूम पड़ गई तुम्हारे को, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखो ना कि भाई ये सीक्वेंस ये काम करती है, ये करती है, टिप्पणी मारो ना उसके ऊपर थोड़ी सी, एनोटेड, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को दिस सीक्वेंस और सब सीक्वेंटली, एक के बाद एक। हाँ एक के बाद जैसा 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 अरेंज हो वैसा वैसा उसको पहले तशरीह कर लो थोड़ी सी उसकी। तो दीज सीक्वेंसेस वर सब सीक्वेंटली एनोटेड, पहले थोड़ा क्या करो उनको उसकी तशरीह कर लो, थोड़ा सा उसको समझा के लिख दो कि उसका फंक्शन ये है, ये काम करती है, ऐसा वैसा, एनोटेड एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। और फिर ये भी बता दो कि भाई कौन से क्रोमोसोम पे है करके, वो क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम की है, क्योंकि डीएनए तो अपने क्रोमोसोम से एक्सट्रैक्ट करें ना। हाँ तो क्रोमोसोम नंबर भी डाल दो उसके ऊपर कि भाई ये सीक्वेंस ये क्रोमोसोम की, ये सीक्वेंस ये क्रोमोसोम की, ऐसा। तशरीह बोले तो क्या शेर की तशरीह करते हैं, तो उसके बारे में लिखते ना वो कि भाई ये शायर ने ये बोला इसके अंदर, ऐसा बोलना चाहता है, शायर का ऐसा है, ये नज़म का शायर है, बस ऐसा। तो जैसा तशरीह में करते ना वैसा, टिप्पणी मारते टाइम पर क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे कुछ भी, भाई उसने वो नेता ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो ऐसा हुआ, ऐसा करे तुम। मतलब ये जी सीक्वेंस मतलब जो बहुत बड़ा मतलब जो भी सीक्वेंस का कर रहा है उसकी लिख लो, ये इसके वास्ते कोड करती है और ये क्रोमोसोम की है ये। दिस सीक्वेंसेस वर सबसीक्वेंटली एनोटेड, फिर एक के बाद उनको क्या करेंगे अपन उसकी तशरीह करेंगे, उसकी एक्सप्लेन करेंगे, एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम, और उसके बाद में उसके ऊपर क्रोमोसोम का नंबर भी डालेंगे कि ये सीक्वेंस कौन से क्रोमोसोम की है। बात पूरी प्रोसेस समझ में ही, देखो एक मतलब सुनो वर्ड्स, ठीक है, पूरे लाइनें भी कवर होती तुम्हारी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि तुमने वहाँ तक कर लिए थे, टुकड़े बना लिए थे, टुकड़े बनाने के बाद क्या बोले अपने कंप्यूटर में डाल दिए। कंप्यूटर क्या नाम था, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, मशीन का नाम क्या था, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, जो किसके प्रिंसिपल पे काम करती थी, फ्रेडरिक सैंगर, ग्रिफिथ नहीं, सैंगर, सैंगर है ना, फ्रेडरिक बहुत जगह आ रहा है याद रखना, सैंगर है क्या ये, सैंगर, सिंगर नहीं सैंगर, ठीक है, सैंगर बोलो कुछ भी बोलो। हाँ तीसरा फ्रेडरिक आ गए, सिंगर निकलता, फ्रेडरिक ही नाम रखती है क्या बोलूँगा, हाँ बोल, सिंगर निकल, सिंगर निकल तुमने बोले तो अलग बात है। तो ये सैंगर है क्या, ये सैंगर, ये होगा इसके प्रिंसिपल पे बनाई हुई थी। अब ये सैंगर ही है जिसने एक और काड़ी करा था, कौन सी वाली, प्रोटीन डालो उसमें से अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है वो बता देना तुम्हारे को, वो वही मशीन में। हाँ नहीं वही मशीन में नहीं, वो अलग डेवलप करा है, दो काम करा ना उसने, उससे बचा था ना। हाँ खुद से उसने खुद ने डेवलप करा था कि ऐसी मेथड जिसमें तुम प्रोटीन डाल रहे हो और तुम्हारे को अमाइनो एसिड मिलकर आते हैं, तो वो ऐसा मेथड थी। अब तुमने मशीन में डाल दी, उस मशीन ने क्या किया कि डीएनए के जो सेगमेंट है, डीएनए के जो वो थे सीक्वेंस वो कर दिया, लेकिन वो टुकड़े टुकड़ों ही करा ना उसने, पूरा डीएनए का मालूम पड़ा क्या तुम लोगों को, नहीं पड़ा। तो पूरा डीएनए का मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे देखो मैंने बोला तुमको लकड़ी की तोड़ के ला के दे दिया, तो लकड़ी तुम जोड़ सकते क्या बगैर ओवरलैपिंग सीक्वेंस बनाए, नहीं, पहले तुमको ओवरलैपिंग सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ने इस तरीके से लकड़ी काटा कि वो आसानी से जैसे पजल बना रहे, तुमको बोलेगा पजल का गेम बना, आप तुमने जब छोटे छोटे डब्बा बना दिए, हम मेरे हिसाब से कोई खेलेगा तुम्हारा गेम, और तुम बच्चा जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गलत ही जवाब आ रहा है क्योंकि तुमने पूरे स्क्वायर बॉक्स बना दिए, तो फिर तो वो बने नहीं ना, तुमने देखे खेलेगा भी पजल का गेम खेलेगा नहीं खेले, तो वो कुछ ऐसा खा के रखते जिसमें जुड़ पाए, तो सबसे पहले वो बनाना पड़ेगा तभी तो तुम जुड़ पा पाएंगे। तो उसके लिए अपने क्या पड़ेगा, सबसे पहले ओवरलैपिंग सीक्वेंस बनाए। तो अब जो तुम्हारा पजल जुड़ेगा वो कौन सी बेसिस पे जुड़ेगा, ओवरलैपिंग सीक्वेंस पर, सही बात है, ओवरलैपिंग सीक्वेंस पर तुम्हारा पजल जुड़ने वाला है, लेकिन उसके लिए पहले ओवरलैपिंग सीक्वेंस बना लो। जब तुम्हें ओवरलैपिंग सीक्वेंस बना लिए, बहुत खतरनाक चीज़ बोले तो फिर अपन ने बोले कि जो जुड़ेगा वो किसकी बेसिस पे जुड़ेगा, ओवरलैपिंग पर। जब तक ओवरलैपिंग रहेगी तुम लकड़ी को जुड़ा नहीं सकते, लेकिन लकड़ी को जुड़ाने के लिए पहले ओवरलैपिंग बनाना तो पड़ेगा तुमको, तुमने बना भी दिए जुड़ा भी दिए, ठीक है। फिर जुड़ाने के बाद में क्या करना है तुमको, एक एक सीक्वेंस के बारे में तशरीह कर देनी है, कुछ पॉइंट लिख के चिपका देने का, भाई यार ये सीक्वेंस का ये मालूमात है, ये सीक्वेंस इस काम में आती है, इस पर ये सीक्वेंस, ऐसा कुछ कर देना है ना। ऐसा नहीं बस सीक्वेंस लिख दिया पागल हो जैसा, वो कुछ है कि ABCD हो जाए, वो तो ABCD बस लिख दी, फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो सीक्वेंस लिखने के बाद में, मालूम होने के बाद में थोड़ा कुछ पॉइंट लिख दो कि भाई ये क्रोमोसोम पे मौजूद है और इसका ये काम रहता है, ये फंक्शन भी असाइन करने के, ठीक है। तो ये बोला उसने कि एलिमिनेशन ऑफ, बोल दिया सीक्वेंसेस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, देयरफॉर एस्टेब्लिशन कंप्यूटर लग रहे, देयर दीज सीक्वेंसेस वर सबसीक्वेंटली, एक के बाद में एक साथ तो कर नहीं सकते ना, एक के बाद एक हाँ जी, उसको लगा दो, समझा दो कि भाई ये सीक्वेंस का ये फंक्शन है। सबसीक्वेंटली एनोटेड यानी उसकी तशरीह कर दो, थोड़ा मालूमात दे दो उसके बारे में, एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम, और उसका क्या क्रोमोसोम है वो भी बता दो। तो इसमें तो तुमको कोई भी लाइन पूछ सकता है, याद रखना, ये बहुत कन्फ्यूजिंग आता है, बहुत समझ में नहीं आता बच्चों को, तो इसका ही फ़ायदा उठा लेता हूँ। अब तुमको समझ में नहीं आया तो क्या याद रखें, लेकिन तुमको तो समझ में आ गया ना एक वर्ड। चलो
द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वॉज completed ओनली इन मई 2006। देखो पूरा काम 2003 में खत्म हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम 1 बच ही गया था फिर भी। यानी क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, इसलिए उसके जो सीक्वेंसिंग वो सबसे लेट हुई। यानी काम खत्म होने के जब हमने अनाउंस कर दिया भी पूरा काम खत्म हो गया, उसके भी 3 साल बाद में एक्चुअल में 2006 में काम खत्म हुआ। ये लाइन भी है अगर डालोगे फ्रेंड हाँ याद कर लो इसको। तो मेन तो मैंने तुमको अभी बोला कि मेन इस टॉपिक में बच्चे रट्टे पे ध्यान देते डाटा पे, लेकिन तुमको मेन ध्यान है किस पर, कॉन्सेप्ट पर। जो अपने 2 प्रोसेस पढ़े और उसके नीचे तक यहाँ तक जो पढ़े ना इस पे कॉन्सेप्ट, तो इसकी लाइन पर आए तुमको लाइन में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी 3 एग्जाम दिए ना 2-3, तो उसमें कहीं पर भी डाटाबेस क्वेश्चन नहीं दिया जरा था। तुम याद रखो, ऐसा नहीं बोला मैं याद मत करो, याद करो। ईयर बहुत कम डालेंगे, ईयर नहीं। जैसे ये आ सकता है कि भाई कौन सा क्रोमोसोम है, ये कॉन्सेप्चुअल बन रहा है ना थोड़ा सा, कौन सा क्रोमोसोम है जिसका सबसे लेट सीक्वेंसिंग हुआ, क्रोमोसोम नंबर 1 क्यों है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है चलो, अभी 2-3 कॉन्सेप्चुअल बातें आ रही। देखो द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। कितने में वो, मई में। तो दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम। मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि टोटल कितने क्रोमोसोम करे अपन ने, 24 करे। 22 जो सेम ही थे, एक एक्स और एक वाई, ठीक है 24। हाँ तो उन 24 में सबसे आखिरी में जिसका काम खत्म हुआ वो ये है अपना क्रोमोसोम नंबर 1। नहीं 24वां मतलब जो हाँ जो कर रहे थे अपन, जो अपन ने टोटल क्या करे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 24 क्रोमोसोम को सीक्वेंस करे, उसमें से सबसे लास्ट में सीक्वेंसिंग किसकी खत्म हुई, क्रोमोसोम नंबर 1 की। यानी पूरा खत्म होने के 3 साल बाद में 2003 में अपन ने बोल दिए थे कि प्रोसेस खत्म हो गई, लेकिन उसके भी 3 साल बाद में जाकर क्रोमोसोम नंबर 1 की मई में खत्म हुई प्रोसेसिंग सीक्वेंसिंग। हाँ दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स, 22 क्रोमोसोम्स एंड एक्स एंड वाई। बता दिया कौन से 24 है। हाँ 22 ऑटोसोम, 22 क्या रहेंगे ऑटोसोम। अभी ऑटोसोम क्या है, क्या इसके बारे में इसके चक्कर में मत पड़ो, समझ में है ना। तो मैं बोल देता है सिंपल है। ऑटोसोम यानी वो क्रोमोसोम जो तुम्हारे अदर यानी जेंडर के अलावा जो फंक्शन रहते हैं, जैसे मेल रहेंगे फीमेल रहेंगे, ये डिसाइड नहीं कर रहे तुम्हारे बाल कैसे रहेंगे, तुम्हारी आंख कैसे रहेंगी, तुम्हारी बॉडी हाँ तुम्हारी में कौन सी मसल रहेंगी, तुम्हारे हाथ कितने बड़े रहेंगे, तुम्हारी हाइट कितनी रहेंगी। यानी ऑटोजोमल फीचर को जो डिफाइन करते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर्स को मालूम है, 2 कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सोमैटिक कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तुम मेल रहेंगे या फीमेल रहेंगे, ये डिसाइड करेंगे। तो ये कौन डिसाइड करेंगे, एक्स और वाई। तुम इंसान जो बच्चा जो बना वो मेल बना या फीमेल बना, ये डिसाइड करेंगे एक्स और वाई। और इसके अलावा जितने सारे कैरेक्टर है वो कौन डिसाइड करेगा, सोमैटिक क्रोमोसोम। तो इन पर जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्या मालूम पड़ेगा, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारा कलर कैसा है, तुम्हारे में कौन सी प्रोटीन है, तुम्हारे आंखों का कलर कौन सा है, तुम्हारे ये सारी चीज़ें, बाल कैसे, ये सारे ऑटोसोम से मालूम पड़ेंगे। और एक्स और वाई से क्या मालूम पड़ेगा, तुम मेल है या फीमेल है। ये ऑटोसोम इसको बोला है सब क्या बोलते हैं, उसको एक्स और वाई को बोलते हैं अल्लोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम बोल दो, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं ना उसको। टू बी सीक्वेंस्ड, ठीक है। अनदर चैलेंजिंग टास्क, अब देखो यहाँ पर भी कुछ लाइनें थोड़े अलग है, ठीक है। अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। दूसरा क्या काम था, अब ऐसा फजूल बना के सीक्वेंस करके रखने का था, तो अपन दिल से लिख देते कि भाई बनाने का एक काम करो, A लिख दो, हो गया ये लो। दूसरा टास्क, दूसरा चैलेंज जो था, दूसरा जो काम हमको करने का था वो क्या था, असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप भी बनाने का था। यानी तुम बोल पाए कि ये देखो, जैसे मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारी हाइट की जीन कौन से क्रोमोसोम में मौजूद है, तो तुमको बताता है नहीं कौन था, ऐसा है ये जगह पे हाँ। ये यानी एक मैप बना देना, जैसे अपना भारत का नक्शा रहता ना, तुमको मालूम रहता कि ये जगह पे अपना क्या है, ये जगह पे अपना महाराष्ट्र है, ये जगह पे दिल्ली है, ये जगह पे पंजाब है, ये जगह पे हरियाणा है, तो ये सारा कब मालूम पड़ता है, मैप से। तो ऐसा ही मैप एक अपन ने जीन का भी बना दिया, जिससे तुमको ये मालूम पड़ेगा ये इसके बाद में ये जीन है, इसके बाद में ये जीन है, इसके बाद ये यहाँ पर ये जीन मौजूद है, इस क्रोमोसोम पे ये जीन मौजूद है। तो ऐसा तो मतलब एक इंडिविजुअल के जीन पर जो एक इंडिविजुअल नहीं, इंसान के अंदर सारे के सारे इंसान में उस जीन की वो सीक्वेंस सब में कॉमन है, हर किसी में कॉमन रहती है। हाइट की बोला हाइट की, हाँ अगर जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 पर तुम्हारी एक जीन है, कौन सी जीन मान लो, हाइट की जीन है फॉर एग्जांपल मान लो, तो हर इंसान में क्रोमोसोम में तो बहुत सारी जीन हो सकती है। बिल्कुल बहुत सारी जीन हो सकती है, एक क्रोमोसोम पे कई सारी जीन हो सकती है। तो अपन मैंने बोल दिया क्रोमोसोम नंबर पे मेरे में हाइट की जीन मौजूद है, तो पूरी की पूरी इंसानियत में हर इंसान में क्रोमोसोम नंबर 1 पर हाइट की ही जीन मौजूद है, समझ। तो जैसे भारत में, तो जो तुम्हारे लिए नक्शा बदल जाएगा, मैं बोला मेरे लिए महाराष्ट्र सेंटर में भारत के, तुम्हारे लिए के बीच में चल जाएंगे क्या, गोवा साइड में, गोवा के पास में समंदर नहीं, तुम्हारे यहाँ गोवा के पास में डेजर्ट, ऐसा हुआ क्या। तो नक्शा जैसा हर इंसान के लिए सेम है, कंट्री के किसी भी, क्या वर्ल्ड के किसी भी इंसान के लिए सेम है, तो उसी तरीके से ये जो जेनेटिक मैप जो है वो हर इंसान में यही रहता है।
हर इंसान में वो जीन वहीं पर होंगी, है ना। ऐसा है कि नक्शा अपने भारत में जो नक्शा है, भारत का नक्शा पाकिस्तान में जाने के बाद बदल जाएंगे। अरे भारत ऐसा दिखता करके हमारे पाकिस्तान का भारत ऐसा है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। जो है वही हुआ। सऊदी में, अमेरिका में जाने के बाद बदल जाता क्या नहीं, अमेरिका वाले भारत का नक्शा कुछ अलग पढ़ाते, ऐसा होगा कि नहीं हुआ। तो ये बात है। तो अनदर चैलेंजिंग टास्क फॉर असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीन पर तुमको जीनोम पर कहाँ पर कौन सी जीन मौजूद है, कौन से किसके बाद में कौन सी जीन है, तो ये देना था, ये बताना भी था तुम्हारे को। उसके मकसद में आता है ना, करने का कुछ ना कुछ मकसद है ना, फजूल थोड़ी कर दिया अपन ने सीक्वेंसिंग किए। दिस वॉज जनरेटेड, अब ये कैसा बनाया गया, यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर रिकग्नाइज्ड साइट एंड सम रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। अब इसको भी क्या करना है अपने को, रट लेना है। ये जो जेनेटिक मैप अपन ने बनाए वो कौन से दो बेसिस पर बनाए। एक तो क्या करें कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के जो सीक्वेंस है उसमें क्या क्या फ़र्क आ रहा है उस पर, तो ये इतना समझ में नहीं आएगा नॉर्मली ना, तो तुमको यार रटना पड़ेगा। वो पूछेगा कि बताओ कौन से दो बेस के ऊपर तुमने जेनेटिक मैपिंग की। तो पहला क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्निशन साइट। पहला क्या है बोलो, पॉलीमराइजेशन ऑफ, देखो क्या होता है ये बता था मैं। पॉलीमराइजेशन बोले तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमराइजेशन है तो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म यानी चेंज, पॉलीमॉर्फिज्म यानी चेंज। नहीं, पहली रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स में थोड़ा अलग है, फिर उसके बाद की थोड़ी अलग है, उसके बाद की थोड़ी अलग है, तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी चेंज होता। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्निशन साइट, सारे के सारे एंडोन्यूक्लियस जो रहते उसकी उनकी सबकी साइट सेम रहती है, अलग अलग रहती है ना। तो बस इसी की बेसिस पर अपन ने करे। अब वो कैसा करे, बहुत बड़ी प्रोसेस है, नहीं पढ़ने का। हर एक की बोले अलग अलग सीक्वेंस है। इतना तो मालूम है तुमको कि हर रिकग्निशन साइट की, हर रिकग्निशन एंजाइम की अलग अलग रहती है ना। तो ऐसा, हाँ, स्पेसिफिक रहती है। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, और कुछ रिपीटेटिव डीएनए थे, रिपीट हो रहे थे, जो डीएनए का सेगमेंट ए ऐसा रिपीट हो रहे थे। तो दूसरा इस चीज़ के ऊपर, हाँ, इन दोनों चीज़ों की बेसिस पर आप वो किस तरीके से इस्तेमाल करें इन दोनों चीज़ों को। देखो डीएनए में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस रहते हैं, यानी जैसा ए जैसे 3 बार तभी आया, फिर कुछ सीक्वेंस में वापस से हो जाता है सेगमेंट, ATGC, अभी ATGC है, ATGC 100 मरतबा रिपीट होगा। तो इन दोनों ही चीज़ों की बेसिस पे बता देंगे कि किसकी, हाँ, किसके बाद में कौन सा जीन है, किसके बाद में कौन सा जीन है, ये दो चीज़ें बस। समझे हो तुम लोग। तो ये दो स्टेटमेंट तुमको रख लेना है, सिंपल। हाँ, इसको बोलेंगे अपन This was assigned, this was generated using the information on polymerization of restriction endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequences known as microsatellite. One of the applications of polymorphism in repetitive DNA sequences shall be explained in the next session in the DNA fingerprint. अब और अच्छी से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आगे जब पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग उस दौरान, ठीक है, उस दौरान थोड़ा समझ में, लेकिन वहाँ पर भी पढ़ने के बाद तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से अपने इसकी मदद से DNA इस तरह की जेनेटिक मैपिंग बनाती है। क्योंकि अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो पूरा बता था ना अपने को, लेकिन अपने को सिर्फ इतना बताना चाह रहा वो कि तुमने जेनेटिक मैपिंग बनाया तो किस बेसिस पे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, तो पूरा, हाँ, ये दो चीज़ बेसिस ले, एक पॉलीमॉर्फिज्म इन की साइट है बिल्कुल, और दूसरा रिपीटेटिव डीएनए। मैं भी समझ में आ रहा डालो, इतना याद हो तो इसको समझने का है भी नहीं, वैसा इसको याद ही करना है अपने को, ये दो चीज़ों के बेसिस पर। आपको समझते हैं लेकिन टाइम नहीं है। हाँ, बहुत लंबी प्रोसेस है, खतरनाक, और अपने को इतना डीप में दिया भी नहीं ना पहली बार, क्या को टाइम वेस्ट करते उसके ऊपर, ठीक है। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। हाँ, और कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जैसे माइक्रोसैटेलाइट रहते अपने, है ना। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके अपन ने जेनेटिक मैपिंग की। सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट हो जाता है फिर टॉपिक अब देखो। और सिलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, क्या बोले देखो, हाँ चलो जो भी होगा, सिलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, क्या फ़ायदे क्या निकल कर आए, मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आए, उसके फीचर क्या निकल कर आए, अब अपन ने कर लिया ना, अपने को सब मालूम क्या क्या हुआ उसमें। अब देखो सुनो, हाँ, अब उसका मतलब ये है कि तुमने जब पूरा करे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करे तो उसके बाद में तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, उससे तुमको क्या रिजल्ट मिले, रिजल्ट है उसके, क्यों पीटू करिए, ठीक है बढ़िया, ठीक है बढ़िया। देखो, some of the salient observations drawn from human genome project are as follows, दिया है ना। ह्यूमन जीनोम कंटेंस, सबसे पहले दिया अपने
3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। अभी पूरा एग्जैक्ट बता दिया आपने, क्या दिया जैसे अपन ने पढ़े थे ना उतने अपन ने बोले थे कितने 3 बिलियन। तो ये मिलियन है ना। 1000 मिलियन का कितना होगा 1000 मिलियन 1 बिलियन हो जाएंगे है ना। तो अपन सिर्फ हम 3 बिलियन बोले थे, लेकिन मैंने बोला था 3 से थोड़े ज़्यादा आएंगे करके, तो एग्जैक्ट बता दिया था। देखो बस ये डाटा रटने के डायरे हैं। तो मैंने बताया तुम तब भी तुम्हारे को कि थोड़े से ज़्यादा आएंगे, 3 बिलियन से ज़्यादा आएंगे। तो देखो 3000 मिलियन का 1 बिलियन हो जाएगा, तो 3000 मिलियन का 3 बिलियन हो जाएंगे। तो देखो कितने 3164, यानी थोड़े ज़्यादा है कि नहीं, 0.7 भी है, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा है, तो मतलब वो बिलियन से वहाँ पे बिलियन बोल रहा वहाँ 3 बिलियन वहाँ अप्रॉक्सीमेट बोला था ना उसने। अब तुमने जब कर लिए तो तुमको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा ना, तुम अंदाजा लगा रहे थे कि 3 बिलियन हो गया भाई। डायरेक्ट रट लेने की इसमें हाँ बिल्कुल डायरेक्ट रटना है, इसमें क्या समझना है तुम्हारे, चल जाना। डायरेक्ट रटना है कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। द एवरेज जीनोम कंसिस्ट ऑफ बेस पेयर। द एवरेज जीनोम कंसिस्ट ऑफ 300 बेसिस, 3000 बेसिस। बट देखो जो एवरेज जीन है, एक एवरेज जीन रहती है ना, कोई भी एक जीन मान लो, पर जीन हाँ, तो जो एवरेज है कोई बहुत छोटी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है, एवरेज लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज बोलते हैं ना वो। हाँ एवरेज साइज कितनी रहती है 3000 बेसिस की, बट साइज वेरी ग्रेटली, लेकिन साइज बहुत अलग अलग हो सकती है बोलते हैं। विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस की रहती हो। सारा डाटा है पूरा, ठीक है। चलो सबसे बड़ी कौन है, डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन की। डिस्ट्रोफिन बोले तो क्या है? एक जीन है डिस्ट्रोफिन, वो कुछ भी कोट कर चुके हैं। हाँ वो जो भी बनाते हैं, जो भी काम होगा उसका डिस्ट्रोफिन की। चलो द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एज, देखो जितने जीन मालूम पड़ा, अपन क्या बोल रहे थे 25 से 30,000 बोल रहे थे ना, 30,000 मिले अपने कितने, हाँ मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 टू 1,40,000 जीन। अपन अंदाजा लगा रहे थे बोलता। तो ये चीज़ याद नहीं करनी है तुम्हारे, ये रटने का नहीं है। हाँ डिस्ट्रोफिन के बारे में याद कर लेना, इसके बारे में नहीं भी रटे चलता तुम्हें। हाँ वो वहाँ पर तो कुछ अलग ही बोला था। अब इसने बोल दिया कि पहले अपन ऐसा सोच रहे थे कि 80,000 से 1 लाख हो गए जीन, लेकिन निकल के कितने आए इन्होंने पता ही नहीं कहा सोचे करके, अपन यही बोल दिया उसने डायरेक्ट, उन्होंने सोच लिया खुद से, तो बता दे रहा हूँ। तो रैंडम डाटा है, तो टेंशन मत लो उसके बारे में। तो निकल कर कितना है 30,000 निकल कर आए, है ना। प्रीवियस एस्टिमेट प्रीवियस एस्टिमेट, पहले ऐसा अंदाजा लगाया गया था टोटल नंबर जीन डीएनए में प्रेजेंट आएंगे। तो 80,000 से लेकर तो कितने बोले उसने 1,40,000, तो उतने होंगे, लेकिन कितने निकल कर आए 25,000। तो मतलब इसका मतलब एक डीएनए अपना 30,000 जीन 30,000 प्रोटीन ऐसा कर सकते कोड है। इतना कुछ सोचना ही नहीं उसने। एक बात ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल प्रोटीन, ये याद रखना। 99.9% सारों का डीएनए क्या रहता सेम, 0.11 डिफरेंट है। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। 50 से ज़्यादा % जिनका अपने को फंक्शन ही नहीं मालूम क्या करती करेगी, समझ रहे बात तुम। हाँ ये हुए बात भी, हाँ सब कुछ करने के बाद में भी कुछ नहीं मालूम हमारी, ठीक है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, सिर्फ 2 से भी कम % हमारे प्रोटीन बनाती है। इसलिए मैंने बोला था ना, जीन वो नहीं है जो प्रोटीन ही बनाती, जीन वो जो आरएनए बनाए। और कुछ कुछ तो ऐसी भी रहती भारी केस जो कुछ ही नहीं बनाती फिर भी जीन लेती। ये सिस्टोन की बात कर रहा हूं। हाँ ये जो सिस्टोन की बात कर रहा है, जो सिस्टोन 2% से भी कम है। है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सिस्टोन 2%। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। देखो ह्यूमन जीनोम है तो अलग अलग नहीं मिलने वाला, रिपीटेड मिले। जब तुमको इतनी बड़ी कॉपी बनानी है, हाँ ऐसे देखो तुम बुक ली तो बुक में तुमको इस कितने मरतबा रिपीट होते मिलेंगे, बहुत मरतबा। इज द सबसे ज़्यादा रिपीट होंगे ना, तो ऐसा रिपीटेड सीक्वेंस से बहुत बड़ा डीएनए बना। बुक का आधा हिस्सा तो ऐसा रिपीटेड चीज़ आएंगे ना बार बार, जैसे एनसीईआरटी पढ़ा है, तो एनसीईआरटी में सेल बायोलॉजी कितनी मरतबा रिपीट होते हैं वर्ड, तो आधी बुक तो ऐसे रिपीटेशन से बनी हुई है ना। हाँ बिल्कुल, कुछ ही नए नए वर्ड मिलते रहते, बस कुछ ही नए नए वर्ड मिलते अपने को, तो ऐसा बोला उसने। ऐसा है मतलब रिपीटेड पैलिंड्रोम बोल सकते हैं उसको, नहीं पैलिंड्रोम कैसे बोलेंगे। रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, जो बहुत मरतबा डीएनए रिपीट हो। जैसे देखो ये जो बना, ठीक है, अब देखो इतना टुकड़ा बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये डिजाइन बार बार रिपीट हो रही है इसके अंदर, बस इस तरीके से डीएनए के टुकड़े भी रिपीट होते रहते हैं बार बार, बस उसको बोलते हैं अपन रिपीटेड सीक्वेंसेस। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, उनका कोई कोडिंग फंक्शन, वो कुछ नहीं करते हो, फुजूल रहते हो, जो रिपीटेड होता जो रिपीटेड होता है नहीं। कोडाउन तो रहते नहीं ना, कोडाउन हाँ वो बॉडी में वो तो कोडाउन रहती है ना, फिर हाँ देखो वो सेगमेंट रिपीट हो तो कोडाउन रिपीट, लेकिन खास बात क्या रहती है वो किसी के लिए कोड ही नहीं करते। कोड करना नहीं करना तो डिपेंड करेगा ना
कोडॉन किसके लिए रहते? कोडॉन रहते प्रोटीन के लिए। अब उन्हें क्या पढ़ते हैं? डीएनए। तो डीएनए से पहले आरएनए बनना है ना, तो आरएनए नहीं बनाते हो तो प्रोटीन बनना जरूरी नहीं है। ऐसा समझे बात मैंने क्या बोला? तो बहुत सारे डीएनए के सीक्वेंसेस है जो कुछ काम के नहीं है, बस ऐसे पड़े हुए। दे आर थॉट टू नो हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड इवोल्यूशन। लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो डायनामिक्स, वो इधर मोशन क्रोमोसोम का जो मूवमेंट रहता है ना वो डिसाइड करेंगे, और इवोल्यूशन पे भी उनका बहुत गहरा असर है ना? वो समटाइम 100 to 1000 टाइम कहाँ दे समझे हमने ट्रेंड? नहीं दे पाएगा उसमें, इसमें देवा ठीक, कोई बात नहीं, चलो। समझ में आया तुम्हारे को? 100 to 1000 टाइम रिपीट रहेंगे। हाँ, ऐसा भी रहता है कि 1000 से ऐसा भी हो सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं ना। लेकिन उनका फंक्शन क्या है? वो कुछ नहीं करते, वो कोई आरएनए नहीं बनाते, लेकिन क्या करते? स्ट्रक्चर बनाते, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे, है ना? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। हाँ, डायनेमिक्स उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Dynamic- बराबर मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट मान लो डायनेमिक्स हो। तो सेल में अपन बोलते हैं ना, जब वो म्यूटेशन बोल सकते हैं। नहीं डायनामिक म्यूटेशन कैसे बोलेंगे? जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम पर क्रोमोसोम टूटते इधर जाते ना, तो उसको बोले क्रोमोसोम की डायनामिक्स। एंड इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन चेक करते हैं ना अपन कि भाई कौन किससे इवॉल्व होकर आया। जैसे इंसान बोल रहे हैं अपन कि वो इससे इवॉल्व हुआ, उससे इवॉल्व हुए, तो उस टाइम पर भी अपन इसका मदद लेते हैं। डायनामिक्स डायरेक्शन को बोलेंगे, डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डायरेक्शन में। नहीं देखो, एक रहता है स्टैटिक्स, एक रहता है डायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स यानी फ्लो को बोलते हैं। तो डीएनए जैसा फ्लो करेंगे, तो डीएनए तो फ्लो नहीं करता। फ्लो कौन करता है? अपना क्रोमोसोम जाता है ना, जब कंडेंस होता, डिवाइड करता, अपोजिट पोल पे जाता, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन, सबसे बड़ा क्रोमोसोम पे सबसे बड़ी जीन देंगी, कितनी थी? 2, 9, 6, 8। एंड द वाई हैज़ द फीवेस्ट, और वाई पर सबसे कम जीन देंगी, 3, 2, 3, 1। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differs. SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी साइंटिस्ट ने 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसी लोकेशन निकाले बोलते हैं जहाँ पर क्या है, वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, या सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस है। क्या है? हाँ, एक बेस पेयर का डिफरेंस है। 1.4 निकाले। हाँ, ऐसे 1.4 जगह निकाले कि भाई पूरा सेगमेंट सेम है, पूरा डीएनए का जैसा सेम है, बस देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हाँ एक बेस पेयर का डिफरेंस है, ऐसा आ रहा। देखो जैसे SNP बोले तो क्या हो रहा है? अपना डीएनए ATGC है ना, किसी के डीएनए में ये। अब ATGG ऐसा, तो एक जगह डिफरेंस आ गया ना, बस ये ऐसा। नहीं, बहुत सारे सेगमेंट्स में बस एक बेस पेयर का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। 2 लोग है, मान लो 2 लोग है, तुम्हारा 2 लोग की बात चल रही है। 2 लोगों की बात चल रही है, ऐसा 2 लोगों के डीएनए में सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस, ऐसा मान चलो। ठीक है, तो एक बेस के पेयर, वो एक बेस पेयर डिफरेंस है तो उनको अलग बना देना ना। उस एक बेस पेयर के डिफरेंस के लिए तो उनमें चेंज आएगा ना वो। 1.4 मिलियन ऐसे लोग। हाँ, तो ऐसे 4 मिलियन लोग हैं यहाँ पर एक बेस पेयर का चेंज रहता है, बाकी पूरा डीएनए सेम रहता है। मेरा डीएनए तुम्हारा डीएनए देख, हाँ 4 मिलियन बेस डिफरेंस। हाँ, बस ऐसा, इस तरीके से। तो ऐसे उन्होंने 4 मिलियन जगह निकाले यहाँ पर सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस रहता है, बाकी सारा डीएनए सेम रहता है। पॉलीमॉर्फिज्म। बिल्कुल, इसका मतलब तुम में और मेरे में उतनी जगह वो फर्क है, पॉलीमॉर्फिज्म Mutation चेंज है। बोला ना अभी, चेंज नहीं, म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, उसका रिजल्ट होगा म्यूटेशन। कौन आ गया?